हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। दिस इज अजय ओझा और आज हम पहुंच चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई आपका जो अधिशोषण है और जो अवशोषण है इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपके लिए सारी चीजें यहां पर बोर्ड पर लिख दी हैं, ठीक है ना। एक एक डेफिनेशन को, एक एक डिफरेंस को हम अच्छे से समझते जाएंगे। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है भाई प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर आप जरूर देखो, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी ना। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इधर जो आपको आई बटन दिख रहा है इंफॉर्मेशन, उस पर भी आप टैप करके देख लो, वहां भी आपको पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं भाई कि क्या है आपका अधिशोषण और क्या है आपका अवशोषण। तो हमें पता है अधिशोषण का मतलब यह एक सरफेस फिनोमिना है, यह एक सतही प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दीवार पर कलर कर रहे हो तो कलर आपका केवल सतह पर रह रहा है, दीवार के अंदर एंटर नहीं कर रहा। तो ये जो कलर करना ये कैसा है, आपका एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है ना। पत्थर के ऊपर काई लग गई तो काई भी क्या है भाई, केवल सतह पर है, ठीक है ना, पत्थर के अंदर एंटर नहीं हुई, तो वो भी क्या है, एक आपका सरफेस फिनोमिना है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि जो अधिशोषण है यह एक सतही प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के ऊपर एकत्रित होता है, एक पदार्थ अन्य पदार्थ की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है। इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे अधिशोषण, ठीक है। और अवशोषण क्या है भाई, कि यह एक स्थूल प्रक्रिया है। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा परिमाण, ठीक है ना, विस्तृत, ठीक है ना, सीमित नहीं है। यहां तो हमने सीमित कर दिया कि केवल और केवल किस पर होगी, सरफेस पर होगी, सतह पर होगी। जबकि हम यहां पर कैसे कह रहे हैं, ये बल्क फिनोमिना, यानी ये बड़ा है। बड़ाई का मतलब यहां पर क्या है कि इसमें जो आपका एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित होगा। यानी ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर सतह पर जाएगा, यहां पर जो पदार्थ है वो बिल्कुल अंदर एंटर कर जाएगा दूसरे पदार्थ के, और यहां पर समान रूप से वितरण होगा उस पदार्थ का। जैसे मैं बताता हूं आपको, स्पंज आपने ली और स्पंज को आपने पानी में डाला, तो ऐसे देखते हो क्या कि कहीं एक जगह पर ही आपकी पानी एकत्रित हुआ या कहीं एक ही जगह पर पानी का अवशोषण हुआ, ऐसा नहीं देखते ना। जैसे ही स्पंज को डाला तो पूरे स्पंज में समान रूप से पानी क्या होता है, अवशोषित होता है। तो यहां पर यही बात तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो एक पदार्थ है वो अन्य पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित होता है, यानी एक समान रूप से क्या है, वहां पर अवशोषण होगा, और जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर एंटर कर जाएंगे अधिशोषक के, ठीक है। तो ये कहानी किसमें होगी भाई, अवशोषण में होगी। समझ गए बात को। अगला क्या है, अगला है प्रारंभ में अधिशोषण की दर कैसी होती है, तीव्र होती है तथा साम्य स्थापित होने तक घटती है। क्या मतलब है इसका, कि स्टार्टिंग में तो भाई आपका जो रिक्त सरफेस है, जो रिक्त पृष्ठ है वो आपका ज्यादा होता है। जैसे यहां पर मान के चलो आपका ये कोई पृष्ठ है, अधिशोषक है, मुझे इस पर क्या करवाना है, अधिशोषण। तो स्टार्टिंग में तो ये पूरी सरफेस खाली है, ठीक है ना, तो अधिशोषण जल्दी से होगा, सब जगह पर बढ़िया तेजी से होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे अधिशोषण बढ़ता जाएगा, रिक्त पृष्ठ में कमी आएगी, खाली स्थान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जैसे जैसे आपका अधिशोषण बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की दर कैसी होगी, कम होगी। स्टार्टिंग में तो खाली जगह बहुत सारी थी, अधिशोषण की दर तेज हो रही थी, और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ भाई, वैसे वैसे खाली पृष्ठ में कमी आई, रिक्त पृष्ठ में कमी आई। तो रिक्त पृष्ठ में कमी आने से क्या हुआ कि जो अधिशोषण की दर है वो घटती जाएगी, ठीक है। कब तक, जब तक आपका साम्य स्थापित नहीं हो जाता, ठीक है ना। साम्य का मतलब क्या है कि जो आपका अधिशोषण है और विशोषण की दर जब तक आपकी बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। इसको आगे और पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। अगला देखो, इसमें हमने क्या बोला कि यह समान गति से होता है। अवशोषण में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रारंभ में देरी से होगा या तेजी से होगा फिर अंत में देरी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने स्पंज लिया, पानी में डाला, तो तुरंत क्या है, समान गति से, एक समान गति से पानी का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। तो आप क्या कहोगे कि जो अवशोषण है वह समान गति से होता है। समझ गए मेरी बात को। अगला एग्जाम्पल देखो कि सिलिका जेल जो है वो जलवाष्प का क्या करती है, अधिशोषण करती है। इस बात को याद रखना, अधिशोषण करती है। यानी जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर है, वो सिलिका जेल के केवल और केवल कहां आएगा, ये समझ लो आपका ये सिलिका जेल है, तो यहां पर केवल जो जलवाष्प है वो केवल आपकी सतह पर क्या होगी भाई, अधिशोषित होगी, ठीक है। जबकि अगर हम इसके स्थान पर हम क्या ले लें, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अगर हम ले लें इसके स्थान पर, सपोज हमने इसके स्थान पर ये क्या ले लिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो यहां पर जलवाष्प का क्या होगा भाई, अवशोषण होगा। यानी जो जलवाष्प है वो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एंटर कर जाएगी एक समान रूप से। तो याद रहे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जलवाष्प का क्या करेगी, अवशोषण, लेकिन जो आपका सिलिका जेल है वो जलवाष्प का क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। समझ जाओगे।
अगला देखो, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए और लिख रखा है। एक्टिवेटेड चारकोल, जो आपका सक्रिय चारकोल होता है, उसके ऊपर कई सारी गैसें अधिशोषित होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, O2 हो गई, NH3 हो गई, SO2 हो गई। अलग अलग गैस के अधिशोषण करने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। सामान्यतः जो आसानी से आपकी जो लिक्विड फॉर्म में चली जाए ना, जैसे आपकी SO2 हो गई, अमोनिया हो गई, HCl हो गई, इन गैसों का क्या है, अधिशोषण आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो सक्रिय चारकोल पर इन गैसों का क्या होता है भाई, अधिशोषण होता है, ठीक है। और जल के द्वारा या जल द्वारा जो आपकी अमोनिया और CO2 का जो अवशोषण होता है, तो अगर आपका पानी अमोनिया गैस को घोल दे तो आपको पता है कि पानी और अमोनिया मिलकर क्या बनाएंगे भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और अगर पानी के साथ अगर CO2 घुल जाए, पानी के अंदर कौन सी गैस घुल जाए, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कौन सा एसिड बनाती है भाई, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है ना। सीधी सीधी सी बात है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और पानी और CO2 मिल जाए तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जल द्वारा अमोनिया व CO2 के अवशोषण से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड का बनना भी किसका उदाहरण है भाई, अवशोषण का उदाहरण। समझ गए बात को, सारी कहानी समझ में आ गई। तो इनको एक बार आप अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। कोयले की खानों में यूज होता है भाई मास्क का, चारकोल मास्क का, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होती है, जैसे आपकी जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, तो उनको सक्रिय चारकोल क्या है, मास्क पर ही क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे हमारे लिए ऑक्सीजन जा सके और हानिकारक गैसें कम जा सके। तो कोयले की खानों में एक्टिवेटेड चारकोल के मास्क का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार लिख लो भाई इन सारी बातों को, लिखो इनको फटाफट, मिटा दें, लिख लिया, चलो। तो एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछे तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, आराम से। अगर एक नंबर में पूछे 2 डिफरेंस लिख दो, 2 नंबर में पूछे 4 डिफरेंस लिख दो, ठीक है, जो आपको मैंने चारों के चारों बता दिए। अब आगे देखो, अब हम इसके कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना, कि थर्मोडायनामिक तौर से हम देखते हैं कि भाई कब आपका अधिशोषण होगा, या अधिशोषण एक कैसा प्रोसेस है आपका थर्मोडायनामिक्स में। अगर आपका स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, या मैं कहूं कि ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो इन सारी बातों से डील कौन सी केमिस्ट्री करती है भाई, ऊष्मागत की, थर्मोडायनामिक्स करती है, ठीक है। तो अब हम यही कहानी पढ़ते हैं कि जो आपका अधिशोषण है ये कैसा फिनोमेना है, ठीक है। देखना भाई इसको एक बार, अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभाव्यताएं, ठीक है। देखना भाई इस पॉइंट को भी। सबसे पहले तो हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे आपकी मोलर अधिशोषित ऊष्मा की, ठीक है। एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर अवशोषण होने से मुक्त ऊष्मा की मात्रा को मोलर अधिशोषित ऊष्मा कहते हैं। मोलर अधिशोषित ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन दी भाई, देखो इसको समझना भाई। एक मोल आपके पास क्या है, एक मोल आपके पास है अधिशोष्य, ठीक है ना, जिसका आप क्या कर रहे हो, जमाव कर रहे हो। एक मोल आपके पास अधिशोष्य है, ठीक है। और अधिशोषक की सतह पर आपने क्या करवा दिया, इसका अवशोषण, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक मोल क्या है, मेरे पास अधिशोष्य, ये मेरे पास अधिशोषक है, और इस अधिशोषक की सतह पर मैंने एक मोल अधिशोष्य का क्या करवा दिया, अवशोषण करवा दिया।
तो जैसे ही मैं 1 मोल अधिशोषित का यहां पर अवशोषण करवाऊंगा तो जो एनर्जी निकलेगी, जो ऊष्मा के मान निकलेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, जो ऊष्मा की मात्रा जो उत्सर्जित होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, मोलर अधिशोषित ऊष्मा कहते हैं, या इसको अधिशोषण की एंथैल्पी भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर हमने यही क्यों कहा कि ऊष्मा आपकी मुक्त होगी, और अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, आपका ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, इस बात को कैसे समझते हैं, देखो जैसे ही आपकी मतलब अवशोषण की घटना होती है तो जो किसी पदार्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस की भी कुछ एनर्जी होगी। ये मान के चलो अधिशोषक है आपका, इस पर क्या होना है, अधिशोषण होना है। ये आपका अधिशोषक है और इस पर क्या होना है, अधिशोषण होना है। तो इसकी सरफेस की भी कुछ एनर्जी होगी, यानी यहां पर पृष्ठीय ऊर्जा भी होगी। तो जैसे ही आपका अवशोषण होता है, जो पृष्ठीय ऊर्जा के मान कैसे होते हैं भाई, कम होते हैं। सरफेस एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है, और ये जो कमी है वो आपकी ऊष्मा के रूप में निकलती है। ये जो ऊर्जा में कमी है ये किस रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो आपका अवशोषण है वो एक कैसा फिनोमेना है भाई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, तो अगली बात हम क्या लिखेंगे, अगली बात हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि जो अधिशोषण है वो कैसा फिनोमेना है भाई, अधिशोषण आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो क्या लिखोगे भाई, इसको पहला पॉइंट दे दो, इसको दूसरा पॉइंट दे दो कि अधिशोषण सदैव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, अर्थात डेल्टा एच का मान कैसा होगा, डेल्टा एच का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि जब आपका अधिशोषण होता है तो जो अणुओं का जो संचलन है, जो पृष्ठ पर जो अणुओं का संचलन है, जो मूवमेंट है, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अरे भाई कोई एक चीज जब दूसरी चीज के ऊपर जमेगी तो इस अधिशोषक के जो कण हैं उनका संचलन रुक जाएगा ना। यहां पर अगर कोई दूसरी चीज का जमाव हो गया तो इसके जो कण हैं उनका जो संचलन है, उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या आ जाएगी भाई, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और आपको पता है कि अव्यवस्था में कमी होती है तो आपकी एंट्रोपी के मान कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अव्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से सुन लो। एक रूम में 50 बच्चे हैं, एक रूम में 2 बच्चे हैं, तो मुझे बताओ अव्यवस्था ज्यादा कहां होगी, जहां 50 बच्चे हैं, क्योंकि वो ज्यादा आवाज करेंगे, इधर उधर भागेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। तो जहां 50 बच्चे हैं, जहां संख्या ज्यादा है वहां रैंडमनेस ज्यादा है। ठीक है ना, अव्यवस्था ज्यादा है। और जहां रैंडमनेस ज्यादा है वहीं हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी ज्यादा है। और जहां 2 बच्चे हैं वहां उतनी ज्यादा एंट्रोपी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यहां पहले तो पार्टिकल्स आराम से मूवमेंट कर रहे थे, अधिशोषण हुआ तो इन अणुओं के कणों के संचलन में क्या आ गई, कमी आ गई। और जैसे ही संचलन में कमी आई तो हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी के मान कैसे हो गए भाई, एंट्रोपी के मान कम हो गए। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे कि जब कोई गैस अधिशोषित होती है तो अणुओं के संचलन में कमी आती है, संचलन में कमी आती है। क्योंकि जब गैस पहले तो फ्री थी, अब गैस आपकी अधिशोषित हो गई तो गैस एक जगह हो गई, तो अणुओं का जो संचलन है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। अणुओं के संचलन में कमी आती है, अतः गैस की एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, मुझे बताओ, गैस की एंट्रोपी में कमी आती है। ठीक है, और एंट्रोपी को किससे दिखाते हो आप, डेल्टा एस से। इस वजह से आप क्या कहोगे, अर्थात डेल्टा एस भी कैसा होगा, दैट इज डेल्टा एस आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जब भी अधिशोषण होता है, एक स्टेटमेंट बन गया कि जब भी अधिशोषण होगा एंथैल्पी और एंट्रोपी के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो, अब फोर्थ कैरेक्टर देखो, अब 2 चीजें आपके पास नेगेटिव है। अब हम इससे समझेंगे कि क्या आपका जो अधिशोषण जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी है या आपका ऊष्माशोषी है। ये बात तो हम समझ गए कि ऊष्माक्षेपी है। अब हम समझेंगे कि क्या ये स्वतः प्रवर्तित है या अस्वतः है। ठीक है ना, यानी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात हम किससे करते हैं भाई, गिब्स फ्री एनर्जी से। और हमें पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या है,
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है हमें पता है, ठीक है। क्या होती है भाई ये इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, यही इक्वेशन होती है। और इस इक्वेशन में अगर हम ये मान रख दें तो आपको पता है डेल्टा एच का मान कैसा होता है भाई, नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, सामान्य ताप की बात करें, तो यहां पर आपको पता है डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव है, तो डेल्टा एस भी कैसा रखोगे आप, नेगेटिव। अब मुझे बताओ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेंजा है टी डेल एस है, ये तो कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अरे भाई डेल्टा एच आपका नेगेटिव है ना, डेल्टा एच आपका कैसा है, नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और हमें पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप क्या कहोगे कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से, अर्थात यहां डेल्टा एच व डेल्टा एस के मान नेगेटिव हैं, अतः डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः अधिशोषण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, ठीक है। यानी अपने आप होता है, अधिशोषण अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी, लिख लो। अब जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा तो अधिशोषण की दर कम होगी, अधिशोषण की दर कम होगी तो डेल्टा एच का जो नेगेटिव मान है वो भी कम होगा। डेल्टा एच का नेगेटिव मान कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि डेल्टा एच जो है वो आपका टी डेल एस के समकक्ष आ जाएगा, यानी समतुल्य हो जाएगा। तो जब डेल्टा एच और टी डेल एस आपके एक समान हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। और डेल्टा जी जीरो के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंडीशन है, जो रिएक्शन है वो कैसी प्राप्त हो चुकी है, साम्य अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। यानी जो अधिशोषण और विशोषण की दर है वो दोनों कैसी हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। अब ये विशोषण क्या है, इन सारी बातों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो लिख लो भाई इस चीज को, लिख लिया, कर लोगे भाई। विशोषण क्या है, जो जमाया है आपने उसको हटा दो, जिसका जमाव हुआ है उसका हटना, वही क्या है, विशोषण है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो जो आपकी बुक में जितना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, उससे आगे का साम्य अवस्था की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहां तक अपना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट अपना टॉपिक हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि भाई भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है, या मैं कहूं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, इसको देखना। यहां से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें जो आपको डिफरेंस है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप मेरी तरफ से इंपोर्टेंट रखो। और मैं क्या करता हूं, पहले इसको लिख देता हूं भाई सबको, ठीक है ना, जिससे टाइम बचे, वीडियो आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। पहले आपको लिख देता हूं, फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपको समझा दूंगा। देखना भाई, इस टॉपिक को भी देखो, देखना भाई, मैंने सारी बातें आपके लिए लिख दी हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ तो सब है लेकिन एक एक पॉइंट को फील होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। समझते हैं एक एक चीज को। देखो पहले तो भौतिक अधिशोषण को दूसरा क्या बोला जा सकता है, इसको वान डर वाल अधिशोषण कह सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं रासायनिक अधिशोषण की बात करूं तो रासायनिक अधिशोषण को अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण को अपन रसोव शोषण भी कह सकते हैं, कीमोजॉर्प्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर और इसके अन्य नामों की बात करूं तो लैंग्यूमर अधिशोषण और इसको सक्रियत अधिशोषण, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके कितने नाम हो गए भाई, टोटल 4 नाम हो गए। तो सबको याद रखना, किसी में से भी किसी भी नाम से आपको पूछ ले कि लैंग्यूमर अधिशोषण क्या है, मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, रासायनिक अधिशोषण की बात कर रहा है। समझ गए। पहला देखते हैं, पहला अंतर देखो, अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य वान डर वाल बल होते हैं। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य कौन से बल होते हैं, दुर्बल वान डर वाल बल होते हैं, क्योंकि वान डर वाल कैसा होता है भाई, दुर्बल होता है, ठीक है ना।
और अगर हम यहां पर बात करें तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य कौन सा बंध होता है? स्ट्रॉन्ग रासायनिक बंध होता है, प्रबल रासायनिक बंध यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहां वीक वान डर वाल फोर्स है और यहां स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। दूसरी बात करें, इनकी विशिष्ट प्रकृति नहीं होती। अब यहां ये विशिष्ट प्रकृति से मतलब क्या है? विशिष्ट प्रकृति से मतलब कोई भी गैस हो ये सबको क्या कर सकते हैं? अधिशोषित कर सकते हैं। समझ रहे हो? भौतिक अधिशोषण में क्या होगा? किसी भी प्रकार की गैस आपकी अधिशोषित हो सकती हो, तो कोई विशिष्टता नहीं रही भाई कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को या एक पर्टिकुलर गैस को ही हम एड्सॉर्ब करेंगे। कोई सी भी गैस को अगर अधिशोषित करने की क्षमता हो तो उसे आप क्या कहोगे? भौतिक अधिशोषण कहोगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा, वीक वान डर वाल फोर्स है, तो कोई भी गैस अधिशोषित हो सकती है। लेकिन हां, गैस के अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसे कोई गैस तो आपकी ज्यादा मात्रा में अधिशोषित हो जाए, आसानी से अधिशोषित हो जाए, और आपकी कई पर्टिकुलर गैसें आपकी अधिशोषित कम हो। जैसे मैं बात करूं जो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, HCl हो गई, आपकी अमोनिया हो गई, ये गैसें तो आपकी आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। लेकिन इनके अलावा मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसी गैस की बात करूं तो ये आपकी थोड़ी कम मात्रा में अधिशोषित होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इससे अगले टॉपिक में। ठीक है, अभी यहां पर मैंने आपको विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या बताया कि कोई भी गैस हो अधिशोषित हो सकती हो अगर सरफेस पर, तो उसे हम कहेंगे कि इसकी विशिष्ट प्रकृति नहीं है। और ये किसमें होगी? ये कहानी भौतिक अधिशोषण में होगी। जबकि अगर मैं रासायनिक अधिशोषण की बात करूं तो ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की गैस को ही क्या करेंगे? अधिशोषित करेंगे, सभी प्रकार की गैसों को अधिशोषित नहीं करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि किस गैस को अधिशोषित करेंगे। ये उस गैस को अधिशोषित करेंगे जो सरफेस के साथ, यानी जो अधिशोषक के साथ रासायनिक क्रिया करके कोई केमिकल कंपाउंड बनाए। क्या बोला मैंने? कि ये कौन सी गैस को अधिशोषित करेंगे? ये उस गैस को अधिशोषित करेंगे जो अधिशोषक से क्रिया करके रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, उसी गैस को अधिशोषित करेंगे, बाकी कोई भी गैस को अधिशोषित नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखो अगला बताऊं, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ये कैसा है भाई? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है ना, अधिशोषण भी होगा, विशोषण भी होगा। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला? ये कैसा प्रक्रम है भाई? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, केवल एक ही दिशा में चलेगा। एक बार अवशोषण हो गया फिर कोई कहानी नहीं, फिर बंद हो गया स्टॉप, आपका विशोषण की कोई यहां पर चांसेस नहीं है। क्यों चांसेस नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि गैसें जो अधिशोषित से क्रिया करके कोई रासायनिक कंपाउंड बनाए वो ही यहां पर अधिशोषित होंगी। ये वाली बात मैंने आपको बताई कि यहां पर वो ही गैसें अधिशोषित होंगी जो आपके अधिशोषक से क्रिया करके कोई रासायनिक कंपाउंड बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं टंगस्टन और कार्बन। ठीक है ना, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, यानी जब टंगस्टन और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन गैस अधिशोषित होगी तो ये टंगस्टन का ऑक्साइड बनाती है और कार्बन के भी ऑक्साइड बनाती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस आई और सरफेस पर आके इसने क्या किया? केमिकल कंपाउंड बनाया, रासायनिक यौगिक बनाया। तो रासायनिक यौगिक बन गया, इसका मतलब अब दोबारा से विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपने आप कौन सी गैस निकल जाए? ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए। ये प्रोसेस नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। बात आई मेरी समझ में? इसी तरीके से अगर मैं कहूं पैलेडियम और प्लेटिनम के सरफेस पर कौन सी गैस अधिशोषित होती है भाई? हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होकर पैलेडियम का हाइड्राइड बना देती है, सेम टू सेम प्लेटिनम का भी हाइड्राइड बना देती है। तो यहां पर रासायनिक यौगिक का निर्माण हो जाता है। इस वजह से यह प्रक्रम आपका अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि उत्क्रमणीय नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? क्यों? आपसे कोई पूछ ले कि ये प्रोसेस क्यों भाई उत्क्रमणीय नहीं होता, तो आप बोलोगे गैसें अधिशोषित होती हैं और अधिशोषित होकर कोई रासायनिक यौगिक बना लेती हैं, इस वजह से ये वापस पश्चिम दिशा में गमन नहीं कर पाती और ये कैसा प्रोसेस होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। बात आ गई समझ में? अगली देखो, अब यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर वो गैसें आपकी ज्यादा आसानी से अधिशोषित होती हैं जो आसानी से कैसी हो सके भाई? द्रवित हो सके, यानी लिक्विड फेज में आसानी से जा सके। और ऐसी गैस कौन कौन सी? मैंने आपको बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गई, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, ये सारी गैसें इस प्रकार की होती हैं। तो आसानी से द्रवित होने वाली गैसें का अधिशोषण इसमें आसानी से हो जाता है। ठीक है,
अगली बात देखो, अगली बात क्या है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा निम्न होती है। और इसकी वैल्यू याद रखना भाई, आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि भौतिक अवशोषण में मोलर अधिशोषण ऊष्मा या अवशोषण की एंथैल्पी के मान कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि जो अवशोषण की एंथैल्पी है उसके मान कितने होते हैं, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। कितने होते हैं, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अब यहां पर ये मोलर अधिशोषण ऊष्मा के मान निम्न क्यों निकल रहे हैं, या मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मोलर अधिशोषण ऊष्मा के मान उच्च क्यों निकल रहे हैं, और उच्च कितने निकल रहे हैं भाई, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, पहली बात तो ये वैल्यू याद रखना, आपसे पूछ ले कि रसोशोषण के लिए मोलर अधिशोषण ऊष्मा के मान बताइए, तो आप बोलोगे कि 80 से 240 किलो जूल पर मोल। इसको वैल्यू को पहले याद रखना। अब हम समझते हैं कि यहां पर यह मान निम्न क्यों है और यहां पर यह मान उच्च क्यों है। ठीक है, समझना। इससे पहले तो मोलर अधिशोषण ऊष्मा क्या है इसको समझते हैं। वैसे तो मैं प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन लिखवा चुका हूं, आपको एक बार और समझ लो। ठीक है, एक मोल आपके पास क्या है, अधिशोष्य। एक मोल आपके पास अधिशोष्य है। ठीक है, मैं ऊपर वाले एक दो पॉइंट मिटा देता हूं आपके लिए जिससे मैं समझा सकूं। ठीक है ना, तो पहले तो आप एक दो पॉइंट लिख लो, ये 3 पॉइंट लिख लो। ठीक है ना, 3 इधर के और 3 इधर के, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिखने अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो इसको पहले लिख लो। ठीक है, और मैं आपको यहां पर समझाता हूं भाई। ठीक है ना, 2-3 पॉइंट मिटा रहा हूं मैं, देखो। यहां पर अब हो क्या रहा है ना, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, उस चीज पर ये जो एनर्जी है या मैं कहूं जो ये जो एंथैल्पी है ये डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक मोल आपके पास अधिशोष्य है। अधिशोष्य का मतलब जिसका जमाव होता है, एक मोल अधिशोष्य है, और ये आपके पास अधिशोषक है। ये क्या है आपका, अधिशोषक। अधिशोषक का मतलब जिस पर जमाव होता है। तो एक मोल अधिशोष्य आपका अधिशोषक पर क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। ठीक है ना, और अधिशोषण करने पर जो बॉन्डिंग होती है उस पर यह एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि जब बंध बनता है तो बंध बनने में आपको पता है ऊर्जा के मान रिलीज होते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और बंध जितना प्रबल बनेगा उतनी ऊर्जा के मान ज्यादा रिलीज होंगे। भाई बंध कब बनता है, जब स्थायित्व की प्राप्ति हो थोड़ी बहुत। ठीक है ना, और कोई चीज स्थायी कब होगी, जब वो अपनी सारी ऊर्जा का क्या कर दे, त्याग कर दे, तभी तो स्टेबल होगी। अगर एनर्जी है तो दौड़ भाग करेगा, और एनर्जी सारी रिलीज कर दी तो स्थायित्व की प्राप्ति करेगा। और यहां पर हमें पता है यहां पर क्या बनते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बल बनते हैं। तो दुर्बल बंध बन रहा है तो एनर्जी के मान कम रिलीज होंगे। अगर प्रबल बंध बनेगा तो एनर्जी के मान ज्यादा रिलीज होंगे, क्योंकि बंध बनने पर ऊर्जा निकलती है, और जितना बंध प्रबल बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और हमें पता है यहां पर प्रबल रासायनिक बंध बनता है, तो यहां पर प्रबल रासायनिक बंध बनने की वजह से जो मोलर ऊष्माधारित या मोलर अधिशोषण जो ऊष्मा है वो कैसी निकलती है, उच्च रिलीज होती है। और यहां पर दुर्बल वान डेर वाल बंध होने के कारण जो मोलर अधिशोषण ऊष्मा है उसके मान कम प्राप्त होते हैं। कितने, 20 से 40 किलो जूल, और यहां पर 80 से 240 किलो जूल। समझ गए। तो मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मतलब क्या है, एक मोल अधिशोष्य जब अधिशोषक पर क्या होता है, अधिशोषित होता है, तो जो ऊष्मा रिलीज होती है, जो ऊष्मा रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मोलर ऊष्मा या मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, पॉइंट समझ में आया। कौन सा, 5वां पॉइंट। अब देखो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर घटती है। क्या बोला हमने कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो अवशोषण की दर है वो घटेगी। ठीक है, इसको भी समझो, क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में इसी में बताया, मैंने आपको अभी थर्मोडायनेमिक्स वाले में, कि जब भी आप क्या करते हो, टेम्परेचर अधिशोषण की घटना होती है तो वो कैसा प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी है। यानी इसमें ऊष्मा के मान या ऊर्जा के मान रिलीज होते हैं। ये जैसे आपका ठोस है और ठोस पर आप क्या कर रहे हो, गैस को एडजॉर्ब कराने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पर ठोस के ऊपर कौन एडजॉर्ब हो गया भाई, गैस एडजॉर्ब हो गई, साथ में कुछ एनर्जी के मान निकले। ठीक है ना, ऊर्जा के मान निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई जो अधिशोषण का प्रक्रम है वो कैसा है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, तो ये आपकी निम्न ताप पर होगी।
ये आपकी निम्न ताप पर होगी। तो इसका मतलब कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर कम हो जाएगी। अगर मैं इस रिएक्शन में ताप बढ़ा दूं तो ताप बढ़ाने पर होगा क्या, ये रिएक्शन आपकी उल्टी दिशा में जाएगी, यानी अवशोषण की दर नहीं बढ़ेगी, विशोषण की दर बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अरे ये प्रोसेस कैसा है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो खुद ही टेम्परेचर को क्या कर रहा है भाई, बाहर निकाल रहा है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकाल रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर कम हो जाएगी, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ताप बढ़ाने पर विशोषण की दर बढ़ेगी, यानी जो गैस आपकी जमी हुई थी वो गैस आपकी बाहर दोबारा से हट जाएगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो। आई थिंक आपको अब पॉइंट समझ में बढ़िया से आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है, क्योंकि भाई यहां पर तो कोई इस प्रकार का रिवर्सिबल का कंडीशन ही नहीं है, ये तो आपकी केवल सिंगल स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, तो यहां पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऐसे होते हैं, उनको एक्टिव करना पड़ता है, हमको अधिशोषकों को हमें सक्रिय करना पड़ता है, और सक्रिय करने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। इस वजह से यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ताप बढ़ाने पर अधिशोषक की दर बढ़ती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा सक्रिय चारकोल, तो हमने यहां सक्रिय वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि चारकोल कैसा था, पहले निष्क्रिय था, उसको एक्टिव करने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7वां देखो, हमने क्या लिखा है पॉइंट नंबर 7वें में कि इसमें बहुआण्विक परत बनती है, यानी इस पर जो अधिशोषण होगा वो काफी सारी लेयर में होगा। जैसे ये आपका अधिशोषक है, ये आपका क्या है, अधिशोषक है, और को जो पदार्थ आपका अधिशोषित हो रहा है उसकी बहुत सारी परत बन सकती है, यानी बहुआण्विक परतों के रूप में उसका क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा। जबकि हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इसमें एकल आणविक परत बनती है, यानी यहां पर केवल एक परत बनेगी, केवल सिंगल बनेगी, लेकिन यहां पर आपकी परतों की क्या है, लेयर बन जाएगी, बहुआण्विक परत बनेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां पर एक फैक्टर काम करता है, वो है प्रेशर। ठीक है, और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर आपका भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। देखो 11वीं क्लास में आपने ना एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, वहां पर हमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम है ला शातेलिए का सिद्धांत। ठीक है, ला शातेलिए का सिद्धांत क्या कहता है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस तरफ जाएगा जहां आयतन में कमी हो। दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहां आपके आयतन में कमी हो, यही बात है। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, अब अगर मैं यहां बात करूं तो ठोस है और गैस है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम लगा दिया, और हमें पता है ठोस के ऊपर कौन अधिशोषित हो रहा है भाई, गैस अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, और कुछ एनर्जी भी यहां पर रिलीज हो रही है, यही कंडीशन थी। और मुझे बताओ कि यहां तो गैस फ्री कंडीशन में थी, ठीक है, और यहां इसके ऊपर एक जगह अधिशोषित हो गई, तो इसके आयतन में क्या हुई, कमी हुई कि नहीं हुई। अरे भाई यहां तो गैस बिल्कुल फ्री थी तो आयतन उसका कैसा था, ज्यादा था। अब सॉलिड के एक छोटे से सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो गई तो उसका आयतन कैसा हो गया, कम हो गया। तो हम यहां क्या करेंगे कि जैसे ही अधिशोषण होता है आयतन में कमी होती है, और अगर यहां पर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम यहां पर प्रेशर बढ़ा दें तो जो आपका ठोस है उसके ऊपर काफी सारी परतों के रूप में क्या हो जाएंगी, आपकी जो गैसें हैं वो अधिशोषित होने लग जाएंगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि उच्च दाब पर बहुआण्विक परतें बन जाती हैं, जबकि यहां पर हमको पता है रिवर्सिबल का कोई कारण ही नहीं है, प्रोसेस कैसा है, अनुत्क्रमणीय, तो दाब का यहां कोई सीधा प्रभाव नहीं होता, इस वजह से इसमें एकल आणविक परत बनती है। समझ गए मेरी बात को। अगला देखो, अगला क्या है, यहां वांडर वाल बल होने के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सक्रियण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई, अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब यहां तो आपको पता है कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, कोई केमिकल कंपाउंड बन ही नहीं रहा, कोई सरफेस पर कोई कंपाउंड बन रहा है क्या, इसके सरफेस पर कोई कंपाउंड बन रहा है, नहीं। लेकिन हमने पढ़ा है कि रासायनिक अवशोषण में क्या होता है कि सरफेस पर कोई ना कोई क्या बनता है भाई, पृष्ठीय कंपाउंड बनता है, सरफेस कंपाउंड बनता है यहां पर,
वो ही गैस अधिशोषित होंगी जो कोई केमिकल कंपाउंड बना है, ठीक है ना। और यहां पर केमिकल कंपाउंड बन रहा है, यहां पर केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा। तो जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही अभिकारक को किस में बदलेगी, उत्पाद में बदलेगी। तो हम यहां क्या कहेंगे कि यहां रासायनिक बंध बनने के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता, यहां क्या लिखोगे आप, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि यहां क्या लिखोगे कि यहां वान डेर वाल बंध होने के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए मेरी बात को। अगला पॉइंट क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों ही आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होंगे भाई, बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, दोनों ही आपके बढ़िया से होंगे, ठीक है। तो एक बार इनको जो बच्चे कुछ आपके अंतर है उनको एक बार आप कॉपी में लिख लो भाई, ठीक है। लिख लिया। तो देखो अंतर तो कई जगह लिख रहे हैं, बुक में भी आपको एक ही यही अंतर मिल जाएंगे, लेकिन अब आपके समझ में एक एक अंतर आ चुका है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप आपको लेक्चर पसंद में आया होगा। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।